हेलो बच्चों, आज आपको एनसीईआरटी डीप एनालिसिस पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा वेंटर फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और एग्जामिनर का बहुत बढ़िया चॉइस है। जब भी ये लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन सेट करते हैं तब वेंटर फैक्टर जो है इसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि बच्चे लोग वेंटर फैक्टर को कंसीडर नहीं करते एंड क्वेश्चंस गलत करके आते हैं एग्जाम में। बात समझ आ गया? तो आज हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 से लेके 25 तक आज हम स्टडी करेंगे और ये आपका लास्ट लेक्चर है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है, यानी कि हमारा जो लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर है ये आज खत्म होने जा रहा है। बेटा पूरा ध्यान से समझना एंड पूरा पेन पेपर लेके बैठना, सारा नोट्स बनाना है। मैं पूरा आपको सब कुछ दे दूंगा ताकि आपको बाहर से कोई वेंटर फैक्टर रिलेटेड कुछ पढ़ना ही ना पड़े। सब कुछ मैं बता दूंगा प्रॉपरली। आपके लिए बेटा पीपीटीज बनाया गया है, उसमें क्वेश्चंस डाला गया है, सब कुछ है। तो कंप्लीट कंसेप्ट यही से बेटा आपका बन जाएगा। सिर्फ लेक्चर को पूरा देखना एंड 100% अपना आपका कंसंट्रेशन मेरी बातों पे होना चाहिए। मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, 100% कंसंट्रेशन के साथ उसको देखना आना चाहिए। बात समझ आ गया? तो बेटा चलते हैं हमारा आज के टॉपिक में। सबसे पहले बेटा क्या बोलेंगे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या हमने स्टडी किया था बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या स्टडी किया था? कोलिगेटिव। तो आज का हमने हेडिंग क्या दिया? आज का हेडिंग हमने दिया कि एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंटर फैक्टर। मतलब सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सुना सर, एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वही तो हमको जानना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज है। सबसे पहले सुनो बेटा, मैंने आपको चलो एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सपोज मैंने आपको बोला कि सर एक सोल्यूशन है, ऐसा एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया जाए। सर आपको बोला, मैंने आपको बोला कि सर एक सोल्यूशन है, ये आपका कोई सर लिक्विड सोल्यूशन है। ओके, आपने मान लिया बेटा। इसमें आपको बोला गया इस सोल्यूशन का सर मोलालिटी, सर मोलालिटी का वैल्यू सर 2 है, ठीक है। और इसमें 1 मोल आपका सल्यूट इसमें ऐड किया गया। बात समझ आ गया? और आपको बोला गया और उसका जो केबी वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, से सपोज 0.52, ठीक है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ केबी वैल्यू भी आपका गिवन है। और आपको बोला कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, यानी कि डेल टीबी वैल्यू आप निकालिए, आपको निकालना है, ठीक है। बात समझ आ गया? तो आपको जो सल्यूट दिया था वो सल्यूट सपोज कीजिए, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, NaCl दिया गया। वो सल्यूट क्या है बेटा? NaCl दिया गया। आपने देखा क्वेश्चन, जैसे ही देखा तो आपको मन में बहुत खुशी हुआ, आपको लगा सारा चीज क्वेश्चन में तो गिवन है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला बिठा दिया कि सर डेल टीबी इक्वल टू सर केबी इंटू मोलालिटी। ये आपने बिठा दिया, बहुत सुंदर करके आपने इसको लिख लिया। बेटा डेल टीबी का वैल्यू निकालना है, बेटा केबी का वैल्यू सपोज दिया हुआ है 0.52 एंड आपका मोलालिटी जो दिया हुआ है, मोलालिटी का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। बात समझ आ गया? मोलालिटी का वैल्यू क्या दिया? 2 दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके आपका एक आंसर आया और आपने सोचा कि आपका आंसर करेक्ट है। आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। लेकिन सोचिए रियलिटी में आपका आंसर गलत है। तो आप लोग बोलोगे सर आपने ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर, ऐसे ही टॉपिक के ऊपर सर आपने पूरा एक लेक्चर करा दिया, 3 घंटा 4 घंटे का लेक्चर पढ़ा दिया, आप बता रहे हो ये गलत है। बेटा सुनो, जब मैं पढ़ा रहा था बार बार एक टर्म आ रहा था वेंटर फैक्टर, मैं उस टाइम पे बार बार बोल रहा था कि ये सब चीजें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सही, लेकिन इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। मतलब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चैप्टर है यानी कि जो पोर्शन है वो कंप्लीट ही नहीं होता अगर आप वेंटर फैक्टर को स्टडी नहीं करोगे। क्यों, मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे जो NaCl दिया था, आपने जो यहाँ से NaCl लिया था, ये आपका NaCl हर्ड, ये आपका सल्यूट है। इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स दे के दिया कि 1 मोल है। ये कितना मोल है भाई? 1 मोल। बेटा जैसे ही NaCl पानी में आप डालोगे, जैसे ही आपको NaCl को पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। वो Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस में क्या हो जाता है? वो डिसोसिएट हो जाता है। तो पहले आपने 1 मोल लिया था, जैसे ही आपने उसको पानी में डाला, सॉल्वेंट में डाला, वो बन गया बेटा 2 मोल्स। ये कितना मोल हो गया बेटा? 2 मोल्स हो गया। तो आपका जो ये जो मोलालिटी है, ये जो मोलालिटी की बात कर रहे हो, इस मोलालिटी के केस में आप ये जो मोलालिटी यहाँ पे है, वो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है? वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। या एग्जाम में आपको सीधा मोलालिटी ना देके ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर सकता है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन सेट कर सकता है कि 2 मोल
क्या बोलेगा सर 2 मोल, छोड़िए 4 मोल NaCl सल्यूट, ऐसा भी क्वेश्चन बोल देगा कि 4 मोल NaCl आपका जो सल्यूट है वो डिजोल्व किसमें, कि सर वो 2 kg ऑफ आपका सॉल्वेंट में वो क्या है, डिजोल्व है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, आपको बोला 4 मोल, आपको बोला क्वेश्चन में सर 4 मोल NaCl डिजोल्व हो रहा है 2 kg, कितना सर 2 kg ऑफ सोल्यूशन में। तो आपको क्या करो, ये काटने के बाद भी मोलालिटी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली बोल दे कि मोलालिटी 2 है, या क्वेश्चन आपको क्या करेगा, एक सिचुएशन बना के दे देगा कि 4 मोल आपका सोल्यूट यानी कि NaCl डिजोल्व हो रहा है किसमें सर 2 kg ऑफ सॉल्वेंट में। जैसे ही आपने देखा, आपने बोला सर आराम से मोलालिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे ही आपने निकाला तो आपका मोलालिटी सर 2 से 4 को काटने के बाद सर 2 आया, या आपको ऐसा करके आपको 2 निकाला, या आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया कि सर 2 मोल होगा, 2 मोलालिटी 2 होगा। जैसे ही बोले तो आपको लग रहा है कि सर मोलालिटी तो 2 है, या हमने भी कैलकुलेट करके निकाल लिया 2 है, इसको सीधा यहाँ पे पुट किया और तो आपका वैल्यू ऐसा आ गया। लेकिन रियलिटी में बेटा ऐसा नहीं होता। क्यों बताओ, आप जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो 4 मोल यहाँ पे हम बोल रहे थे, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो 4 मोल बोल रहे थे, क्या रियलिटी में ये 4 मोल है? देखो बताओ, क्या रियलिटी में 4 मोल है? नहीं बेटा, आप जब उसको पानी में डाले थे तब आपने 4 मोल डाला था भाई, वो पानी में जाके तो 4 मोल 8 मोल में कन्वर्ट हो गया, वो 4 मोल 8 मोल में कन्वर्ट हो गया। अगर 1 मोल डाला तो 1 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मोल 4 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, 4 मोल 8 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ आ रहा है? क्या बोला, फिर से मैं बताता हूँ, चलो सिचुएशन को पूरा चेंज करके बताता हूँ, पूरा उसको थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में बताता हूँ। क्या बोला बेटा, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन है कि आपको जस्ट क्वेश्चन में बोला कि क्या बोला कि सर 1 मोल ऑफ सल्यूट ब्रैकेट में दिया हुआ बेटा NaCl, ठीक है, डिजोल्व इन, ठीक है, डिजोल्व इन 1 kg ऑफ, मैं उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb का वैल्यू जो गिवन है वो सपोज कीजिए 0.52 गिवन है, ठीक है, Kb का वैल्यू इतना गिवन है। आपको बोला कि आपको निकालना है डेल Tb, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बेटा निकालना है, डेल Tb का वैल्यू आपको निकालना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको डिजाइन कर दिया, ठीक। अब दिक्कत क्या होगा, आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है कि सर डेल Tb इक्वल टू सर Kb इंटू मोलालिटी, ये आपका बस ये फॉर्मूला पता है। सर Kb का वैल्यू हमें तो मालूम है सर 0.52 गिवन है, सर मोलालिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है सर, साइड में कर लेते। सर मोलालिटी सर स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सर नंबर ऑफ मोल्स तो सर 1 दिया हुआ है, और ये भी 1 दिया हुआ है सर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोला तो 1 दिया है सर, आपका मोलालिटी आ गया 1, तो आपको 1 से पुट कर दिया और आपका वैल्यू आ गया सर 0.52, आपका मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके आ गया 0.52। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में आप जिस NaCl के बारे में बात कर रहे हो, और ये आप बोल रहे हो 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 1 मोल, क्या रियलिटी में NaCl 1 मोल है? आपने बेटा भेजा था NaCl 1 मोल, जैसे ही ये पानी में गया वो क्या बना भाई, Na प्लस Cl माइनस एक्वस बन गया, तो ये क्या हो गया, ये टोटल अभी कितना मोल है सर 2 मोल। तो यहाँ पर जो आपने 1 पुट करके जो कैलकुलेशन करके मोलालिटी का वैल्यू आपने निकाला है ना, मोलालिटी का वैल्यू ही तो गलत है, ये मोलालिटी का वैल्यू ही गलत है। तो आपके उसके हिसाब से आपने जो डेल Tb का वैल्यू यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने जो लाया 0.52, बेटा यही तो गलत है, क्योंकि आप जितने मोल्स के ऊपर जितने मोल आप समझ के मोलालिटी कैलकुलेट कर रहे थे, प्रैक्टिकली उतना मोल सोल्यूशन में जाने के बाद उतना मोल है नहीं, और आप ये जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो सब कुछ तो बेटा सोल्यूशन में ही कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात वैलिड ही नहीं है, मतलब आपको एक्चुअली ये जो NaCl सल्यूट है उसने आपको धोखा दे दिया, उसने आपको क्या दे दिया, धोखा दे दिया। और हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है, बेटा सुनना, हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सल्यूट में ही गड़बड़ी है
बेटा समझना, अगर सल्यूट में ही गड़बड़ी है तो बेटा आपकी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने स्टडी किया था, आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जितने भी आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने स्टडी किया था, सब के सब गलत आएगा अगर आपके सल्यूट ने आपके साथ धोखा कर दिया तो। अब धोखा कैसे करेगा सर? धोखा मतलब व्हाट यू मीन बाय धोखा? धोखा का मतलब है आप जितना भेज रहे हो सॉल्यूशन के जाने के बाद वो आपका गिनती को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। आपने 1 मोल भेजा, सॉल्यूशन में जाके वो 2 मोल हो गया। आपने 2 मोल भेजा, सॉल्यूशन में जाके वो 4 मोल हो गया। आपने 1 मोल भेजा, सॉल्यूशन में जाके 3 मोल हो गया। आपने 1 मोल भेजा, सॉल्यूशन में जाके 5 मोल हो गया। सबका एग्जाम्पल दिखाऊंगा, कौन 3 मोल होता है, कौन 5 मोल होता है, मैं बताऊंगा आज की क्लास में बताऊंगा। मतलब अगर आपके सल्यूट ने आपके साथ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिखा दिया, मतलब आप चाहते थे कि वो नॉर्मल बिहेवियर दिखाए, यानी कि आपने 2 भेजा, सल्यूट 2 मोल भेजा तो सॉल्यूशन में भी 2 मोल होना चाहिए। आपने सोचा था आपने 4 मोल भेजा तो सॉल्यूशन में भी 4 मोल होना चाहिए। अगर उसने धोखा कर दिया, धोखे का मतलब होता है 2 टाइप का धोखा हो सकता है। पहला टाइप का धोखा, वो डिसोसिएट कर गया, टूट गया, 2 मोल 4 मोल में टूट गया, 1 मोल 3 मोल में टूट गया, 1 मोल 5 मोल में टूट गया, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। ये पहला काइंड ऑफ धोखा है जो आपके सल्यूट पार्टिकल ने आपके साथ किया। इसलिए आपने जो कैलकुलेट आपने किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस हिसाब से आपका आंसर नहीं आया। मतलब आपने जो थियोरेटिकल कैलकुलेट किया, प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से काफी डिफरेंट है। सर दूसरे टाइप ऑफ धोखा क्या हो सकता है? दूसरे टाइप ऑफ धोखा बेटा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन पहला टाइप का धोखा है। दूसरे टाइप ऑफ धोखा है आपका एसोसिएशन। मतलब आपने 2 मोल भेजा था, वो जाके 1 मोल बन गया, मतलब वो एसोसिएट हो गया, ओके, कंबाइनली 1 मोल बना दिया। ठीक है, तो इनके अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं, हम बताएंगे। लेकिन उनमें से कुछ सल्यूट है जो बहुत अच्छे हैं, जो कभी भी आइडियल सल्यूट इनको मानते हैं, जो कभी भी पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद वो कभी भी क्या नहीं करते, धोखा नहीं करते, वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो नहीं करते। इनके लिए बेटा आपने जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड आपका थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों के दोनों सेम होता है, उसके लिए आपको वेंटर फैक्टर नाम की जो चीज़ है उसको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस समझ आ गया? वो यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ गया? तो वेंटर फैक्टर कब यूज करेंगे बेटा? उन धोखेबाजों के लिए यूज करेंगे जो सॉल्वेंट में जाने के बाद सॉल्यूशन स्टेट में जो सोल्यूशन बनता है वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर जाता है। तो उन गद्दारों के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वेंटर फैक्टर, क्योंकि उसको हम करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेंटर फैक्टर हमें यूज करना पड़ेगा। क्या वेंटर फैक्टर की बात समझ में आया? वेंटर फैक्टर क्या चीज़ है? वेंटर फैक्टर को बेटा आई से डिनोट करते हैं और इसको बारे में खत्म नहीं हुआ, मतलब लंबा लेक्चर चलेगा, बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, तो हम क्या पढ़ेंगे? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये जो सल्यूट जो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी होता है, मतलब एबनॉर्मल का मतलब क्या? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब शो नहीं करता है, एबनॉर्मल तभी शो करता है जब आपके सल्यूट आपके सॉल्वेंट में जाने के बाद धोखाधड़ी करते हैं। मतलब जब ये धोखा करेंगे तभी आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह कुछ एबनॉर्मल नंबर, कुछ एबनॉर्मल वैल्यू आएगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, और आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा पता है। तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज कब होता है? जब एबनॉर्मल एक्टिविटीज तभी होता है जब आपका सल्यूट आपके साथ धोखा करता है। मतलब आपने जितना मोल भेजा था पानी में जाके कम या ज्यादा हो गया, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गया, तो उसी केस में हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। शायद मैं पूरा एकदम देसी भाषा में आपको समझा पाया कि ये होता है आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको क्या, आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत तो देसी भाषा तो लिखोगे ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बहुत बुकिश लैंग्वेज भी लिखना चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स प्रॉपर्ली बनाना है। तो नोट्स के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर बेटा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये are ideally expected to be depend only on number of solute particle, not their nature। ये हमें पता है कि आपके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो ये 4 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आपका सल्यूट ही सब कुछ डिसाइड करता है, तो सल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट, ना कि नेचर ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बट रियल सोल्यूशन स्पेशली विथ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, जो
डिसोसिएट होता है, जो टूट जाता है, ठीक है। एंड एसोसिएटेड सोल्यूट, जो एसोसिएट हो जाते हैं, कुछ सोल्यूट्स है जो बिना टूट के वो जुड़ जाते हैं, वो टूटते नहीं है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा एग्जांपल, ठीक है। आर एक्चुअली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिफर्स फ्रॉम व्हाट एक्सपेक्टेड, मतलब हम नंबर ऑफ पार्टिकल जो पहले हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने सर नंबर ऑफ मोल्स तो 2 लिया, लेकिन प्रैक्टिकली नंबर ऑफ मोल्स 4 हो गया। मैं हमने तो सर 1 लिया था, प्रैक्टिकली टूट के 3 हो गया। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशन के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड दिस डेविएशन लीड्स टू द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यही आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जन्म बेटा यही से होता है। जब आपके सॉल्यूट पार्टिकल जाके डिसोसिएशन और एसोसिएशन शो करता है, तब आपके नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को छोड़ के एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जन्म होता है। क्या बात समझ आ गया? क्या बात समझ आ गया? क्या बोला? ओके, सुनो, ये हो गया। अब देखो इसमें ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हमने समझा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई डज दिस हैपन। अब ये क्यों होता है समझ लो। क्या बोला कि कुछ कुछ जगह पे बेटा एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, मतलब एसोसिएट हो जाता है, मतलब बेटा आपने दो भेजा था, दोनों मिलके एक हो गया। इसको 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 बोलते हैं एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम होगा, मतलब आपने कम एसोसिएशन हो रहा है भाई। आपने 2 भेजा था, ये आपका एक्सपेक्टेड है, आपने 2 भेजा था बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब समझते हो ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब आएगा। लेकिन वो एसोसिएट कर गया ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम हो गया। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था और ओरिजिनल जो ऑब्जर्व आएगा, प्रैक्टिकली जो आएगा, वो आपका एक्सपेक्टेड या आपका कैलकुलेटेड अमाउंट से क्या होगा, कम आएगा। तो क्या आ गया, कम आएगा। एग्जांपल क्या है बेटा, एसिडिक एसिड इन बेंजीन क्या होता है, डाइमराइजेशन। क्या होता है, बेंजीन एक सॉल्वेंट है बेटा, ये सब चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में होता है। तो बेंजीन एक सॉल्वेंट है, पानी की बात नहीं चल रहा है, तो पानी में एसिटिक एसिड को जैसे ही डाला जाता है वो डाइमराइज कर जाता है। तो आप पोलर सॉल्वेंट में मत डालना, पानी में मत डालना। हमने एग्जांपल में मेंशन कर दिया कि कुछ बच्चे ना समझ के उसको पानी में ही डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एसिटिक एसिड जो अगर उसको बेंजीन में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा, मतलब 1 से 2 बन जाएगा। कैसे बनते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो क्या बन जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, मतलब डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, मोर पार्टिकल्स हो जाता है। मतलब आपने 1 भेजा 3 हो गया, आपने 1 भेजा 2 हो गया, आपने 2 भेजा 4 हो गया। उसमें क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होता है। मतलब आपने तो 2 भेजा था, हो गया 4, तो रियलिटी में क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब ऑब्जर्व बढ़ गया, मतलब प्रैक्टिकली बढ़ गया। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम हो गया, मतलब आपने 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि आपने 2 भेजा, बन गया 4, तो आपका ऑब्जर्व वाला आपका कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा हो गया, ठीक है। एग्जांपल NaCl इन वाटर, मैंने बताया था NaCl जैसे ही वाटर में डालोगे वो Na+ एक्वस Cl- एक्वस में टूट जाएगा। तो 1 पार्टिकल दिया था आपने, 2 पार्टिकल में टूट गया, ठीक है। एकदम सीधा लैंग्वेज में मैंने बताया बेटा, नोट डाउन जरूर करना है आपको, ठीक है। अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेंटर फैक्टर को कंसीडर करेंगे। पेंटर फैक्टर अभी यहाँ पे रोल प्ले करने जा रहा है, समझना। पेंटर फैक्टर क्या रोल प्ले करेगा, कैसे करेगा, मैं आपको बताऊंगा आराम से। इन्होंने बोला कि सिंपल सी बात है भाई, पेंटर फैक्टर को आई से, आपका पेंटर फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया गया भाई, आई से। इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। उन्होंने आई का वैल्यू क्या बताया कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जहां पे कैलकुलेटेड में आप लोग कोई भी नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आप कैलकुलेटेड वाले में कोई भी एसोसिएशन कोई भी डिसोसिएशन आप इतने टाइम से कैलकुलेट मतलब आप कंसिडर नहीं कर रहे थे। जो आपका नॉर्मल इतने टाइम को, ये आपका लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे कि कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जहां पे हम लोग कोई भी एसोसिएशन कोई भी डिसोसिएशन फैक्टर को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। और ऑब्जर्व वाला क्या है, जो रियलिटी में दिख रहा है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली दिख रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका वेंटर फैक्टर को कंसीडर करते हुए आपको करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको ओरिजिनल कितना मोल प्रेजेंट है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ आ गया, इतना नोट करो जल्दी, ठीक है बेटा। अब देखो
इसको हम क्या करेंगे, दो फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, एक बार बेटा एसोसिएशन और एक बार डिसोसिएशन। और एक चीज देखो यहाँ पे, और एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, ये फॉर्मूला को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूँ। इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब प्रैक्टिकली आपका डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद कितना पार्टिकल आपके सामने है फिलहाल सोल्यूशन में, एंड आपका नीचे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ इनिशियली डिसॉल्व, मतलब आपने कितना डिसॉल्व किया था और प्रैक्टिकली कितना है। दोनों फॉर्मूला का मीनिंग सेम है, दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंस है बेटा, दोनों को अलग लैंग्वेज यूज किया गया। मतलब ये सीधा सीधा जाके आपके ऊपर बात कर रहा है कि मेरे जैसा सीधा बात कर रहा है कि कितना पार्टिकल अभी आपके सामने है और कितना आपने डिसोसिएट किया था, मतलब डिसोसिएट होने के बाद कितना है और पहले आपने कितना किया था। ये फॉर्मूला होता है वेंडर फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, वेंडर फैक्टर इन डिफरेंट आपका सिनेरियोस, ये क्या है, द वेंडर फैक्टर्स क्या बोला, इज वेंडर फैक्टर आई करेक्ट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन ड्यू टू आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के द्वारा जो एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पहले वाला जो हमने जो हम सोच रहे थे, जो वो जो बिगड़ गया ना, उसको करेक्ट कौन करता है, वेंडर फैक्टर करेक्ट करता है, मतलब हम आई से उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू असाइन द एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू विद द आइडियल थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू। चलो मैं इसको पूरा ठीक करके आपको देता हूँ। जैसे कि आई का वैल्यू हुआ आपका, मान लो आई का वैल्यू हमने बोला कि हमने जैसे कि सुनो भाई सुनो, हमने NaCl को 1 मोल लिया था, आपने 1 मोल लिया था, और अभी फिलहाल NaCl हो गया सर Na प्लस और Cl माइनस होके सर हो गया यहाँ पे 2 मोल। तो वेंडर फैक्टर आई क्या बोलता है, वेंडर फैक्टर आई यही बोलता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपका बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। पहले कितना था भाई, पहले था आपका 1, तो 1 बिठाएंगे हम नीचे, और डिसोसिएशन के बाद कितना हुआ 2, तो 2/1 कितना होता है 2, आई का वैल्यू क्या हो गया 2, आई का वैल्यू क्या हो गया 2। अभी क्या करोगे, ओरिजिनल जो आपका डिफेक्ट हो रहा था उसको अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू और आपका प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्व वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं इसको और डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, समझ लो। जैसे आपने एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले लिया था, ठीक है, कहाँ चला गया, थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया था, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हमने लिया था आपका मोलारिटी जो आया था वो 1 आया था, क्यों आया था, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया, ठीक है। आपका आंसर आ गया गलत। तो अगर आपको सही में आपको आंसर लाना है, लाना है तो आप क्या लिखोगे, सर एन सल्यूट जो आपका 1 आ रहा था, एक्चुअली आपका एन सल्यूट क्या है 2 है, आप 2 बिठाओगे, अब 2 बिठा के आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, और आप मोलारिटी का वैल्यू भी क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या था 2, और आपने कैलकुलेट करने के बाद 0.52 × 2 होगा। तो ये आपका जो आपका ऑब्जर्व जो ओरिजिनल वाला ऐसा आएगा, लेकिन आप लोग आपके पास वो वेंडर फैक्टर वाला आपका पास कंसेप्ट नहीं था, आप ये नहीं सोच रहे थे कि सर सॉल्यूशन में जाके वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकते थे, इसलिए हो सकता है, इसलिए आपने क्वेश्चन में जो दिया उसको ही लेके आप कैलकुलेशन कर रहे हो। सर क्वेश्चन में 1 मोल दिया, हमने भी सर 1 मोल बिठा दिया, आपका क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वेट 1 kg दिया, हमने भी इसको बिठा दिया, सर आंसर देखो सर 1 आया, मोलारिटी का वैल्यू 1 आया, सर फॉर्मूला में मोलारिटी की जगह हमने 1 पुट कर, सर हमारा आंसर 0.52 आ रहा है। लेकिन सर प्रैक्टिकल वाले बोल रहे हैं सर ये आंसर गलत है। सर हम तो थियोरेटिकल वाले हैं, जो क्वेश्चन में बोला गया उसको ही हमने कैलकुलेट किया और आंसर दिया, और प्रैक्टिकल वाले जो लोग हैं वो बोल रहे ये गलत है। क्यों गलत है सर, क्योंकि सर प्रैक्टिकल वाले लोग बोल रहे सर आपका जो NaCl है जिसको आप 1 मोल कंसीडर कर रहे हो, सर वो सोल्यूशन में जाके टूट के 2 मोल हो गया, तो आपने यहाँ पे मोलारिटी की जगह 1 मोल क्यों पुट किया। सर मोलारिटी की जगह 1 मोल पुट क्यों ना करे, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला ही तो होता है एन सल्यूट तो सर हमको 1 पता है, क्योंकि हमको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेटेड वैल्यू तो 1 मोल है, लेकिन सर रियलिटी में प्रैक्टिकल वाले बोल रहे कि 1 मोल नहीं है, प्रैक्टिकली 2 मोल है। आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। अगर हमने बोला सर इस इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज करके, अगर आपको बोले सर ऐसा करो ना सर डेल TB = I × KB × मोलारिटी, सर ऐसा अगर एक इक्वेशन बना दे कि इक्वेशन को करेक्ट करके हम आई से हम क्या कर दे उसको चेंज कर दे, तो क्या दिक्कत होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आई को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ। अब यह आपका नॉर्मल वैल्यू था, सर जैसा है वैल्यू ऐसा बिठा दो, ठीक है सर, आई बिठा दिया, सर KB हो गया, और आपका मोलारिटी मतलब सिंपल सी बात है बेटा, ये आई है तो आई के जगह आई रखो, KB का जगह लिख लो 0.52,
सर एन मोलारिटी का वैल्यू 1 लिख दो। सर आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है सर, अभी तो आई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, अभी तो हमने आई का वैल्यू कैलकुलेट किया सर। आई का वैल्यू तो सर 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2 मोल है प्रैक्टिकली, तो हमारे पास 1 मोल था कैलकुलेटेड, तो 2 बाई 1 आपका हो गया 2, ये हो गया आपका आई का वैल्यू। सर इसी आई का वैल्यू सर आप मल्टीप्लाई कर दो ना, इसी आई का वैल्यू सर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा सर 2 इंटू 0.52, सर यही तो आपका आंसर है। तो आपका अगर आपने आई को आपके थ्योरी में, आपकी जो थियोरेटिकल एक्सप्रेशन है वहाँ पे आपने जहाँ जहाँ पे सल्यूट है वहाँ पे अगर आपने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई की वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, आई आपको करेक्ट करके देगा कि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में जो गैप है, जो डिफरेंस आ रहा है आंसर का, उसको करेक्ट करके कौन देगा, वो आपका आई जो है वो उसको करेक्ट करके देगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बेटा, डिसोसिएशन होने से क्या होता है, आई का वैल्यू बढ़ जाता है और एसोसिएशन होने से आई का वैल्यू घट जाता है, इससे बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर अपने फॉर्मूला में कुछ करके बेटा आई को जस्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप आई को मल्टीप्लाई करने के बाद आप पूरा एकदम बिंदास होके बैठ जाओ। मैं आपको बताता हूँ, आप एकदम बिंदास होके बैठ जाओ। आपको एक बार आई का वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके आपको एक बार बिंदास होके बैठना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बिंदास होके बैठना है, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये वाला चीज़ है, अब मैं दो चीज़ कैलकुलेट करूंगा बेटा। यहाँ पे मैं बेटा कैलकुलेट करूंगा डिसोसिएशन। बेटा डिसोसिएशन के केस हम यहाँ पे लेंगे। बेटा सबसे सुंदर एग्जांपल, सर सबसे सुंदर एग्जांपल, चलो मैं एक सुंदर सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सर MgCl2 सपोज मैं बोल रहा हूँ ऐसे, वो कैसे टूटेगा सर, Mg2 प्लस 2Cl माइनस, इसमें टूटेगा सर। इसका अगर हमने सर 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, तो इस पर 2 और 1 कितना मोल हो गया सर, 3 मोल्स हो गया, ये 3 मोल्स हो गए सर। यहाँ से आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई क्या बोलता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। सर आफ्टर डिसोसिएशन कितना है सर 3, और नंबर ऑफ पार्टिकल आपको जो पहले जो डिसोसिएशन पहले था कितना सर 1, तो आई का वैल्यू क्या आया, आई का वैल्यू आया 3, आई का वैल्यू क्या आया 3। तो अगर कोई डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, समझना बेटा, अगर कोई सिस्टम अगर कभी भी वो एसोसिएशन में नहीं करता, डिसोसिएशन नहीं करता, बेटा आई का वैल्यू 1 है, उसको कंसिडर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिसोसिएशन केस के केस में आई का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो दूसरा केस, ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला केस हो गया। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे हमारा दूसरा केस। दूसरा केस में हम कंसिडर करेंगे सर एसोसिएशन। दूसरे केस में हम कंसिडर करेंगे एसोसिएशन। बेटा एसोसिएशन का एग्जांपल, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल से एग्जांपल नहीं लेता, चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि सर आपके पास ए है और आपके पास बी है, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उसने ए बना दिया, लाइक बेंजोइक एसिड, लाइक आपका एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ठीक है। तो ये सब क्या बना दिया, ये आपने कितना मोल भेजा सर, आपने भेजा था सर 2 मोल, ये कितना मोल बन गया, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1 मोल बन गया। कितना मोल बन गया, 1 मोल बन गया, ठीक है। तो इस केस में आपका आई का वैल्यू क्या आएगा, इस केस में आपका आई का वैल्यू आएगा, क्या आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड के बाद कितना पार्टिकल हुआ सर 1, पहले कितना था सर 2, कितना आया सर 0.5, कितना आया 0.5 आया, ये आई का वैल्यू क्या आएगा, आ गया 0.5। अब हम दूसरा केस कंसिडर करेंगे, दूसरा एक केस कंसिडर करेंगे जहां पे आइडियल सिचुएशन, आइडियल सॉल्यूट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स या आइडियल सॉल्यूट जहां पे वेयर नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जहां पे बेटा कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा आपका आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू कोई भी किसी को बिल ले लो, जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पास ए बी नाम के कोई है, वो आपको पानी में जाने के बाद सर ए बी है, वो कभी भी एसोसिएट भी नहीं हुआ सर, डिसोसिएट भी नहीं हुआ सर, इसमें आपने सर 1 मोल लिया था, उधर जाने के बाद भी बेटा 1 मोल हुआ बेटा। सो यहाँ पे आपने मान लो 2 मोल्स लिया था, उधर जाने के बाद भी बेटा 2 मोल से, ये कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। 1, ठीक है। अब इस केस में बेटा, इस केस में आप आई का वैल्यू क्या लगाओगे, आई का वैल्यू लगाओगे सर, क्या कर सकते हो सर 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ रहा है 1, और आई का वैल्यू आप क्या लोगे सर 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 1, ठीक है, ये हो रहा है। अब
ये जो 3 केस हमने कंसिडर किया, इन 3 केस से क्या कंक्लूजन होता है कि सर अगर डिसोसिएशन होगा तो ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है आफ्टर डिसोसिएशन ये वाला बढ़ जाएगा, और आपका जो आई का वैल्यू आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। बेटा डिसोसिएशन के केस में याद रखना आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, जब भी बेटा एसोसिएशन होगा तो हमेशा नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला क्या होगा? छोटा होगा। तो याद रखना एसोसिएशन का केस में आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। तो डिसोसिएशन हमेशा आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन हमेशा आई का वैल्यू लेस देन 1। एंड आपका जहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स या आइडियल सॉल्यूट वहाँ पे बेटा आई का वैल्यू हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। तो आप तो क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला में अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम खत्म। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारा? सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या होता है सर? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है सर n सॉल्यूट बाई सर n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। यही होता है। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है? सर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यही होता है। अब यहाँ से छोटा सा काम कर लो ना भाई, देखो जहाँ पर भी सोल्यूट है तो सारा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? भाई सोल्यूट क्रिएट करता है। सारा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? सोल्यूट क्रिएट करता है। और सोल्यूट को करेक्ट करने के लिए आप क्या करो? सर वेंटर फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आपने एक बार वेंटर फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हो। क्या प्रॉब्लम है बताओ? देखो आप एसोसिएशन हो रहे हो, डिसोसिएशन हो रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरे को तो सिर्फ आई का वैल्यू मालूम करना है। अगर मैंने कुछ करके, मैं सिखाऊंगा आपको आई का वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। आपने अगर कुछ करके आपका आई का वैल्यू मालूम कर लिया तो बेटा आपका तो एक्सप्रेशन में कोई झंझट नहीं आ रहा है। सिंपल बताओ, आपका कैलकुलेटेड वैल्यू और आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू दोनों क्या हो रहा है? सेम आएगा। अगर आपने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अब अगर मैंने यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करा, सॉल्यूट को आगे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? आई को। सॉल्वेंट को कुछ नहीं, सॉल्यूट को आगे हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? सर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसे मल्टीप्लाई करेंगे? आई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, और सॉल्यूट ही ऐसा चीज है जो जाके सॉल्वेंट में जाके वो दिक्कत क्रिएट करता है, वो धोखा करता है, इधर एसोसिएशन और डिसोसिएशन करता है। अब देखो अब ये एसोसिएशन कर रहा है तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। तो बेटा कुछ ना आएगा 2 3 4 5 6 कुछ ना कुछ तो आएगा आई का वैल्यू। अगर वो एसोसिएशन कर रहा है तो आई का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। सर 0.3 0.5 कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है भाई, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। लेकिन अगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो सर हम बोलेंगे सर ये एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा है, सर आई का वैल्यू 1 है। तो अगर हमने एक बार आई से मल्टीप्लाई कर दिया और आई का वैल्यू हमने डिटरमाइन करना आ गया, आने वाले स्टेप में आज ही बताऊंगा आई के वैल्यूज को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कब हम कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। तो अगर आई का वैल्यू डिटरमाइन करना आ गया और हमने आई को हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने जहां जहां पे एन सॉल्यूट है वहां पे हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। सोचो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं? और डिसोसिएशन हो रहा है सर, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है। सर कैसे आएगा? आई का वैल्यू कैसे निकालना है? सर आने वाले स्टेप में हम बता देंगे। सर एसोसिएशन हो रहा है, आई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 0.5 0.3 0.6 कुछ आएगा। अच्छा ओके भाई ठीक है। सर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट से सर एसोसिएशन नहीं हो रहा, डिसोसिएशन नहीं हो रहा, कोई आप क्या प्रॉब्लम भाई? आई का वैल्यू आग बंद करके 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आपने आपका पुराना जो एक्सप्रेशन है उनको अगर आपने आई की वैल्यूज के साथ एक बार चेंज कर दिया, बेटा प्रॉब्लम ही सॉल्व। समझ लो बेटा प्रॉब्लम ही सॉल्व अगर आपने आई की वैल्यूज को से उनको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आप आज के जो लेक्चर देखने आए हो, आप पुराना वाला लेक्चर ऑफ कोर्स आपने पुराना वाला लेक्चर एक बार रिपीट करके जरूर मतलब एक बार रिवाइज करके आए होंगे। अदरवाइज बेटा ये सब एक्सप्रेशन आपको बेकार ही लगेगा, कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है बेटा नहीं हो। ये लास्ट लेक्चर चल रहा है चैप्टर का, ठीक है। ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारा दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सर डेल टीबी। अच्छा इसका छोटा सा क्रेज, जैसे कि फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा बेटा? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? बहुत कम होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं? उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपको क्या आएगा सर? फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन क्या आएगा सर? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट क्या होगा? आई एन सोल्यूट बाई एन सॉल्वेंट। क्योंकि हम न्यूमरेटर से ऊपर से हम
किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंटायर वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है जो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला वाला हो गया। ठीक है, इनको भेजा जाए साइड में। जाओ जाओ आप साइड में जाओ। ठीक है, अब देखो भाई दूसरा, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा, दूसरा जो आपका वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी, वो क्या होता है सर, सर केवी इंटू मोलालिटी। सर तीसरा आपका क्या है सर, तीसरा सर डेल टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होता है सर एफ इंटू मोलालिटी। सर चौथा आपका क्या है सर, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी। ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक याद है लास्ट क्लास में पढ़े थे हम। अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, देखिए सर मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ऊपर, तो जहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो इसमें भी थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, तो पहला बेटा गड़बड़ी बाद में होगा, पहले आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आई का वैल्यू डिसाइड कर देगा हमारा ओरिजिनल। जो आई का वैल्यू अगर हमने मालूम कर लिया तो बेटा हमारा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपका कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि आई ने आपका कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट करके ऑब्जर्व का बराबर बना दिया। अगर ऑब्जर्व को हम एक्सपेरिमेंटल मानते हैं, अगर एक्सपेरिमेंटल मानते हो तो अगर थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेटेड। ठीक है, इसमें भी मोलालिटी है तो इसको भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। कंसंट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम होता है, तो इसमें भी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसमें भी क्या करेंगे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चार हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, 1 2 3 4 हमने क्या कर दिया भाई, रेक्टिफाई कर दिया। बात समझ आ रही है, इसमें भी आई से इसको क्या कर दिया भाई, रेक्टिफाई कर दिया। बात समझ आ रहा है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लेना। और अगर आई का वैल्यू अब देखेंगे, आई को वैल्यू कैसे निकालना है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट क्या करना चाहिए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फॉर आपका क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वो सब चीजें आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं पहला केस फॉर डिसोसिएशन, और उसको बेटा आयोनाइजेशन तो बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो समझ, इसमें मान लो एक बड़ा सा है, NaCl क्यों बोलो, बड़ा सा कुछ है जो सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट हो रहा है, इसको हम मानेंगे AN, एक बड़ा सा टुकड़ा है जो जाके n टाइम्स ऑफ A में वो डिसोसिएट हो रहा है, मतलब n टाइम्स ऑफ टुकड़े में वो क्या हो रहा है बेटा, बांट रहा है। ठीक, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ये अगर ए है तो ये 0 है, क्यों बताओ, क्योंकि अभी तो डिसोसिएशन एसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये t इक्वल टू 0 क्या हो रहा है सर, t इक्वल टू 0 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा सर ए, और ये अभी भी टूटा ही नहीं तो क्या होगा 0 है, टूटा नहीं तो क्या है 0, अभी तो टूटना स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या बोलेंगे, हमें नहीं मालूम सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या होता है, जो 100% टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो 100% टूट जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पार्शियली यानी कि 100% नहीं टूटते, वो ऐसा टूटता है 60%, 70%, 80%। तो इसके लिए हम जो टर्म डिफाइन करते हैं, इस टर्म का नाम है अल्फा। जिस टर्म को हम डिफाइन करते हैं उस टर्म का नाम क्या है, अल्फा। बात समझ आ गया, तो ये अगर ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ टाइम बाद क्या लिखेंगे सर, ए माइनस ए अल्फा, तो ये भी क्या होगा n टाइम्स ऑफ ए अल्फा। सर ये बात हमें कहाँ मालूम पड़ा, ये बात आपने कहाँ से लाया सर, हम इक्विलिब्रियम पे पढ़ रहे थे, याद करो इक्विलिब्रियम पे याद करो, वो दिन हम क्या पढ़ रहे थे, अगर ये ए से ए अल्फा अमाउंट अगर क्या हुआ, अल्फा क्या होता है सर, अल्फा का मतलब होता है, अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन।
अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। सर इतना मोल सर हमारा डिसोसिएट हो रहा है और यहाँ पे n टाइम्स हो रहा है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे n इंटू ए अल्फा। बस समझ आ गया। अब हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई होता है, वेंटर फैक्टर जो आई होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो वेंटर फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो बेटा। वेंटर फैक्टर आई का फॉर्मूला में क्या होता है, यही होता है आपका वेंटर फैक्टर कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन भाई इनिशियली आपका कितना था। ठीक है भाई, इनिशियली कितना था, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या है, कितना था। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे कि अब टोटल डिसोसिएट होने के बाद क्या क्या है, देखो डिसोसिएट होने के बाद क्या क्या है इसमें, इनको सारे को जोड़ देंगे। आप क्वेश्चन है कि सारे को क्यों जोड़ेंगे। सबसे पहले देखो हमें नहीं मालूम कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाता है। तो क्या हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटने के बाद क्या एक्सप्रेशन आता है। तो अभी फिलहाल हम इसको मान कर चल रहे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कुछ अमाउंट टूट गया और कुछ अमाउंट नहीं टूटा, जो ओरिजिनली बचा हुआ है अभी भी। बात समझ आ रहा है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ये पूरा जीरो और ये 100%, मतलब ये पूरा टूट गया। तो फिलहाल हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे कि जो पार्शियली मान लो टूटा है, वो पार्शियली टूटा है। जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे, फाइनल एक्सप्रेशन निकाल देंगे, उसमें अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। बेटा अल्फा का वैल्यू 1 होता है, मतलब वो 100% टूट गया। तो फिलहाल हमें नहीं मालूम, तो फिलहाल हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कितना नंबर पार्टिकल है सर प्रोडक्ट साइड में, सर एन अल्फा है, एन ए अल्फा है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में आपका एन ए अल्फा है, प्रोडक्ट साइड में आपका एन ए अल्फा है, प्लस रिएक्टिव साइड में क्या है सर, ए माइनस ए अल्फा। बात समझ आ गया, ये आपका है। अब एक चीज बताओ ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब ये कुछ अमाउंट टूट गया और कुछ अमाउंट नहीं टूटा। अब ये स्ट्रॉन्ग वीक कुछ कंसिडर करके हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे कि हमारा जो है वो आपको जनरल एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए कि अगर वीक है तो पार्शियली टूटेगा अल्फा का वैल्यू जीरो से लेके, जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब जीरो से बाद 1 के अंदर कुछ लिमिट होगा आपका अल्फा का वैल्यू, क्योंकि ये अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा भाई, इनिशियली कितना है भाई, इनिशियली प्रोडक्ट में 0, रिएक्टेड में ए, तो 0 प्लस ए। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या आएगा बताओ सर, यहाँ पे क्या रहा, ए प्लस यहाँ से क्या होगा, एन ए अल्फा माइनस ए अल्फा बाई नीचे ए, क्या होगा बताओ, आई का वैल्यू क्या हो रहा है सर, ए तो है, ए को आप कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है भाई, ये है ए प्लस यहां से क्या कॉमन जाएगा, ए अल्फा, सही जा रहा है ना, यहां से कॉमन जाएगा ए अल्फा, तो क्या आएगा बेटा n-1, क्या आएगा n-1, नीचे क्या है ए, नीचे क्या है ए। अब देखो टोटल सिस्टम से आप टोटल सिस्टम से मैं कहाँ कैलकुलेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब आई का वैल्यू क्या आएगा बताओ, टोटल सिस्टम से आप ए को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा देखो, तो 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 बाई नीचे ए, तो काटोगे तो क्या आएगा, ए कट गया, तो क्या आएगा बेटा, आई का वैल्यू आएगा आपका, आई का वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू आएगा 1 प्लस, आई का वैल्यू आएगा 1 प्लस n माइनस, आई का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ये आपका एक्सप्रेशन होता है फॉर क्या, फॉर डिसोसिएशन के लिए। ये आपका फाइनल सर, 1 तो एक नंबर है, n क्या है सर, कितने पार्ट में वो टूट रहा है सर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, अब इसके लिए हम इसको पहले नोट डाउन करो, इसके लिए हम अलग अलग एक्सप्रेशन में हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो मजे की बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या एक्सप्रेशन आया सर, डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन क्या आया, डिसोसिएशन का जो है उसका एक्सप्रेशन क्या आया सर,
आई इक्वल टू आया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही आया सर। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कितने पार्टिकल में टूट रहा है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक लेता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं क्या लूंगा बेटा बताओ? मैं लूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% क्या हो रहा है? टूट रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? 100% टूट सकता है। तो अगर यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है बेटा? 100% डिसोसिएशन होता है, जिसका 100% डिसोसिएशन होता है। तो इस केस में बेटा अल्फा का वैल्यू, इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है? 1। अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है? 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा सर? आई इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 1। ये बात हमें पता है, जब भी 100% डिसोसिएशन होता है तो n का वैल्यू क्या, अल्फा का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक है, 1 हो गया। अब इस केस में क्या करोगे? इस केस में सर आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, 1 कैंसिल, मतलब सर आई का वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू हो गया 1। हम आई निकालना सीख रहे हैं एसोसिएशन के केस में। अगर 100% हो गया तो आई का वैल्यू क्या हो गया? 1। सर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोला, 100% नहीं हुआ तो क्या है? अगर नहीं हुआ तो क्या सर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे? सर अगर वो 100% नहीं है, अगर जैसे कि NaCl MgCl2 जैसे 100% टूटता है, जो 100% नहीं है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा। जैसे कि आपको बोला 70% टूटा है, मतलब अल्फा का वैल्यू 0.7, 80% टूटा है, अल्फा का वैल्यू 0.8, लिख लो, कॉपी में लिखो। अगर बोला 90% टूटा है तो अल्फा का वैल्यू 0.9। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन करके देखा। इस टाइप के क्वेश्चन आज के क्लास में ही है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू हो गया, सॉरी एन का वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू हो गया n। तो मैंने बोला सिंपल सर NaCl हमारा सोल्यूट है, वो किस में टूट रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें n कितने पार्ट में टूटा सर? n का वैल्यू तो 2, n का वैल्यू क्या हो गया? n का वैल्यू हो गया आपका 2, तो n का वैल्यू 2 हो गया। सर i का वैल्यू क्या हो रहा है? सर i का वैल्यू भी 2 हो रहा है, क्योंकि n इक्वल टू i होता है। ये आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक है। आपका चलो दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। सर आपका दूसरा एग्जाम्पल सर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैसे टूटेगा सर? Mg2 प्लस 2Cl माइनस, ये किस में टूटा सर? 3 में टूटा। सर n इक्वल टू क्या आ रहा है सर? 3। तो i का वैल्यू क्या होगा सर? 3, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है, 100% टूट जाता है, तो i का वैल्यू क्या हो गया? 3। सर चलो और एक एग्जाम्पल लिया जाए, सर Al2SO4 थ्राइस, ये कैसे टूटता है सर? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो क्या होगा बेटा? ये 2 और 3 कितना हो गया? n का वैल्यू 5, तो i का वैल्यू क्या आएगा? i का वैल्यू भी 5 आएगा। बात समझ आ गया? तो n का वैल्यू 5 होने से i का वैल्यू भी क्या होता है? i का वैल्यू भी 5 ही आता है। तो क्या बात समझ आया? तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करेंगे? जो n का वैल्यू होगा i का वैल्यू वही होगा। अगर सर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, जो 100% नहीं टूट रहा है, इसके केस में हम क्या करें? इसके केस में बेटा अल्फा का वैल्यू आपको गिवन रहेगा। बात समझ आ गया? नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी, ठीक है, जल्दी नोट डाउन। तो शायद आपने नोट कर लिया भाई, ठीक है। अब हम किसको कंसीडर करेंगे सर? डिसोसिएशन तो हो गया सर, एसोसिएशन को कंसीडर करते हैं। देखो जल्दी चलो। सर नंबर 2, एसोसिएशन, ठीक है। सेम करेंगे। एसोसिएशन में क्या हो रहा है? छोटा पार्टिकल मिल के एक बड़ा सा पार्टिकल बना रहा है, ठीक है। अब इसको अगर इनिशियल मोल्स A है तो ये 0 होगा। तो ये क्या हो रहा है? A माइनस A अल्फा, सॉरी, तो क्या होगा? ये A अल्फा बाई n। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बेटा इक्विलिब्रियम से आता है। अगर यहाँ से A अल्फा अमाउंट ऑफ टुकड़ा अगर जा रहा है, वो A अल्फा बाई n होगा, क्योंकि ये क्या है? बड़ा है, इसमें n टाइम्स होगा, तो ये क्या होता है? डिवाइड होता है। जब डिसोसिएशन में केस क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। एसोसिएशन केस में क्या होता है? डिवाइड होता है। बस समझ में आ रहा है? बट ये जो कंसेप्ट, ये टोटली इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, ये क्लास 12 का कंसेप्ट नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये क्लास 11 का इक्विलिब्रियम चैप्टर का कंसेप्ट है, ये यहाँ पे नहीं है। तो अगर ये कैसे आया वो अगर आपको समझना है तो आप एक बार जाके छोटा सा कोई भी किसी के टीचर भी आपका छोटा सा पार्ट देख लो इक्विलिब्रियम का, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये हो गया, तो क्या लिखेंगे सर, वेक्टर फैक्टर आई, तो कैसे डिफाइन करेंगे देखो आपका फाइनली कितना है, फाइनली सर ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन, इनिशियली कितना है सर ए प्लस 0, तो आई का वैल्यू क्या आ रहा है, आई का वैल्यू आ रहा है सर, ए को कॉमन लो तो क्या होगा सर 1 प्लस क्या हो रहा है, सब जगह से ए कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, 1 प्लस अल्फा बाई एन प्लस अल्फा, हर जगह से मैंने ए को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा अल्फा बाई एन और यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा माइनस अल्फा, ठीक है, हो गया। अब नीचे क्या है ए काटो, ऊपर क्या बच रहा है 1 प्लस यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ये किसका वैल्यू आया, आई का वैल्यू, बात समझ आ गया, ये किसका वैल्यू आया भाई, आई का वैल्यू आया, ठीक है। अब इसमें तो आराम से एक छोटा सा सुंदर सा बॉक्स बना के इसको, बात समझ आया, ये हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपका हो गया आई का एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो ये हो गया आई का एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं सर, आई इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 अल्फा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मान लो 100% एसोसिएशन हो रहा है, 100% क्या हो रहा है भाई, एसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है सर, अल्फा का वैल्यू 1, सही है, इस एक्सप्रेशन में पुट करो, क्या आएगा आई इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू 1, तो क्या आ रहा है 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, काट दिया तो क्या होगा 1 बाई एन, आई का वैल्यू क्या हो रहा है 1 बाई एन, ठीक है, आई का वैल्यू क्या आ गया, सिंपल आई का वैल्यू आ गया 1 बाई एन, क्या आ गया बेटा 1 बाई एन, ठीक है, ओके। तो उसको आप क्या करो, उसको आप नोट डाउन करके लिखो। अब मान लो जो एसोसिएशन हो रहा है, आप मान लो जो एसोसिएशन हो रहा है वो क्या होता है, डाइमराइज होता है, एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, डाइमराइज होता है, मतलब अगर डाइमराइज हो रहा है मतलब दो मिलके एक हो रहा है, दो मिलके एक हो रहा है, तो उस केस में आई का फॉर डाइमराइजेशन क्या हो रहा है सर, आई का वैल्यू हो रहा है, दो मिलके एक हो रहा है, आई का वैल्यू होगा 1/2, क्योंकि एन का वैल्यू क्या हो रहा है 2, दो मिलके एक हो रहा है। फॉर ट्राइमराइजेशन, दूसरा फॉर ट्राइमराइजेशन क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा 1/3, क्यों, क्योंकि 3 मिलके एक हो रहा है, एन का वैल्यू हो जाएगा 3, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1/n, यानी कि 1/3। क्या बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। तो अगर बोल दिया क्वेश्चन में 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन है, तो आपको क्या करना है, जो एन का वैल्यू होगा वही डिसाइड करेगा आपका आई का वैल्यू, एसोसिएशन होने से एन का वैल्यू आई का बराबर होता है, और सॉरी डिसोसिएशन होने से एन का वैल्यू आई का बराबर होता है, और एसोसिएशन होने से आई का वैल्यू 1/n होता है। क्या बात समझ आया, अरे क्या बात समझ आया कि नहीं बताओ, इसको जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो गया जितना हमने समझना समझ लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो बेटा धूमधाम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है, ये हमने बता दिया था। हाँ अब देखो, अब थोड़ा स्लाइड को थोड़ा पढ़ेंगे आराम से, एक बार स्लाइड को देखेंगे, स्लाइड में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला, अगर नो एसोसिएशन, आइडियल केस है बेटा, आइडियल केस, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, सिंपल क्या होता है बेटा, सिंपल आई का वैल्यू क्या होगा 1, सिंपल आई का वैल्यू क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता 1। एग्जांपल क्या है बेटा, ग्लूकोज यूरिया, क्या होता है ग्लूकोज यूरिया, आई का वैल्यू होता है 1, तो आपका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपका कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है, बात समझ आ गया। ये सब होता है एग्जांपल्स के साथ बताया, इन सब चीजें नोट डाउन करना मेरा काम ही है बेटा, पहले मैं समझाता हूँ और सफिशिएंट चीजें नोट्स मतलब सफिशिएंटली पीपीटी के फॉर्म में क्लास में दे देता हूँ। मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता कि उसको अलग से कुछ नोट्स की जरूरत पड़े, लैंग्वेज की जरूरत पड़े, वो बच्चा बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपका नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पूरी सफिशिएंट होना चाहिए चीजें, ठीक है। देखो अब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बता चुके बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, आई का वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एन का वैल्यू मैंने बताता, एन का वैल्यू 2 तो आई का वैल्यू 2, तो एन का वैल्यू 3 आई का वैल्यू 2, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या रहा 3 + 2 5,
तो n का वैल्यू सर 5, i का वैल्यू भी 5। सिंपल सिंपल, क्योंकि i इक्वल टू n। डेरिवेशन तो मैंने करके दे दिया, अब मत पूछना सर i का वैल्यू n कहाँ से आया, बेटा अभी तो मैंने डेराइव करके दिया, i का वैल्यू n होता है। ठीक है, बात समझ आ गया। और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अब देखो पार्शियल डिसोसिएशन केस में ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी में हमने अल्फा का वैल्यू को 1 पुट कर दिया, जब 100% डिसोसिएशन होता है ना, 1 पुट करने से क्या होता है, आई का वैल्यू 1 आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला से हमने आपको डेराइव किया था। ठीक है, याद आ रहा है, शायद याद आ रहा है, पूरा पूरी बेटा आ रहा है याद, यस। ठीक है ना, देख लो भाई देख लो, यही हमने आपको डेराइव करके दिया था। ठीक है, कंप्लीट एसोसिएशन, अगेन कंप्लीट एसोसिएशन में आई का वैल्यू क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, एन का वैल्यू 1। ठीक है, 1/n आई का वैल्यू। देखो ये होता है, ये भी हमने बता दिया, आपको बता दिया, यही होता है ना। तो आई इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है 1/n माइनस 1, कॉमन ले लो ना, इंटू अल्फा। बताया था आपको, अगर कंप्लीट हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू बेटा, अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दो, आई का वैल्यू आ जाएगा 1/n। अभी तो बताया आपको 5 मिनट पहले। ठीक है, यही चीज़ है। अब आता है हम क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन तो सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप पहले देख लो। बोला बेटा मैं 0.1 मोल ये है डिजोल्व इन वाटर में, डिजोल्व हो रहा है, अच्छी बात है। एज्यूमिंग 80%, जैसे ही बेटा 80% बोला, 80% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब अल्फा का वैल्यू 0.8। मैंने बताया था बेटा, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी दे दिया ताकि किसी को झंझट ना हो कि अल्फा का वैल्यू अगर हमें नहीं मालूम तो कैसे करें। 80% बोल दिया, अल्फा का वैल्यू 8। कैलकुलेट दी वेंडर फैक्टर, सॉरी कैलकुलेट दी वेंडर फैक्टर। वेंडर फैक्टर के लिए क्या चाहिए, आई इक्वल टू, डिसोसिएशन की फॉर्मूला क्या, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब यहाँ पे कौन है बाबा हमारे पास, सर Na2SO4। तो ये कैसे डिसोसिएट होता है भाई साहब, ये कैसे डिसोसिएट होता है सर, ये ऐसे डिसोसिएट होता है 2Na प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे डिसोसिएट होता है। सर क्या होगा, सर अगर डिसोसिएशन का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम तो ये लिख लो भाई, AX BY। फॉर्मूला क्या होता है, x से y प्लस y भी x माइनस, इस फॉर्म में होता है डिसोसिएशन। ये देखो x a b, x क्या है 2, y क्या है 1, तो ये क्या हो गया 2Na प्लस SO4। तो यहाँ से कितना है 2 प्लस एक, n का वैल्यू क्या आ गया 3। देखो पुट करो उधर पे तो क्या होगा 1 प्लस 3 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या है भाई 0.8, इसका वैल्यू क्या है 0.8। तो क्या करोगे 1 प्लस 0.8 इंटू 3 क्या होता है 2.4, 2.4 माइनस 0.8 माइनस पॉइंट, ये 2.4 प्लस 1 क्या होता है 3.4 माइनस 0.8। ठीक है, ये क्या होगा 2.6, क्या होगा 2.6। तो 2.6 हो गया आपका अल्फा आई का वैल्यू, क्या हो गया आपका आई का वैल्यू। ठीक है, आराम से देखो समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया बेटा, सब तो आपके सामने किया बेटा। पहले बोला कि आई का वैल्यू निकालो, डिसोसिएशन हो रहा है तो बेटा डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला बिठा दिया। अल्फा का वैल्यू बेटा 80% मतलब 0.8, और एन का वैल्यू मतलब वो कितने टुकड़े में बांट रहा है बेटा, कैसे टूटना है, टूटने वाला फॉर्मूला भी दे दिया। एक्स बी वाई होने से एक्स से वाई प्लस प्लस वाई भी एक्स माइनस होता है, उस फॉर्मूला से टूट के आपने दिखा दिया। सर 2 + 1 कितना होता है 3, एन का वैल्यू 3 पुट किया, आंसर आ गया। लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ये सब क्वेश्चन में लोग गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यार सोल्यूशन वगैरह है आराम से आपके पास, नोट डाउन करने के लिए कर लो। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, 1 मोलाल सोल्यूशन दिया हुआ है, 1 मोलाल। मैं मेरा काम ही है क्वेश्चन देखते मैं निकाल लेता हूँ क्या क्या है मेरे पास। सर मोलालिटी का वैल्यू 1 है सबसे पहले। ठीक है, एक और सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है A2B3 है, आयनाइज 60%। और इस भाई 60% जैसे ही बोला आयनाइज हो रहा है मतलब टूट रहा है, तो सर अल्फा का वैल्यू 0.6 खत्म। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1 atm, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सर हम क्या करेंगे, सर डेल TB इक्वल टू आई KB इंटू मोलालिटी। ठीक है,
AB इंटू मोलालिटी। अब बेटा हमको इसका वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू गिवन है तो आई का वैल्यू पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा, कैसे आई का वैल्यू निकालूंगा सर? फॉर्मूला पता है ना सर, आई इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। ये ए टू बी थ्री टूट रहा है ना सर, ए टू बी थ्री कैसे टूटेगा सर? 2a 3 प्लस प्लस 3b 2 माइनस टोटल पार्टिकल कितना हुआ, n का वैल्यू कितना हुआ 3 प्लस 2 5। अब इस फॉर्मूला में बिठाओ ना, किसने मना किया आपको? i का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 5 माइनस 1। अल्फा का वैल्यू कितना है सर 0.6 है। अल्फा का वैल्यू कितना है 0.6। तो क्या करूँगा तो 1 प्लस 5 माइनस 1 क्या होता है 4। भाई 5 माइनस 1 4 होता है। ये कैलकुलेशन हम पहले भी तो यूज कर सकते थे। अब बे इसको हमने कहा किया भाई सब, पागल है क्या? 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया, अरे बुद्धू 3 माइनस 1 2 इंटू 0.8 कर लेता। देख रहे हो इसको भी तो ऐसे भी कर सकते थे। अरे ठीक है कोई बात नहीं, करेक्ट तो करेक्ट ही है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है हो जाता है। तो 5 माइनस 1 क्या हो रहा है 4 इंटू 0.6 क्या आएगा बताओ? 1 प्लस 2.4 क्या आएगा भाई 3.4। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आई का वैल्यू आ गया, ये आपका आ गया आई का वैल्यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका आई का वैल्यू। अब क्या करें, आई का वैल्यू हमने निकाल लिया, आई का वैल्यू आ गया आपका 3.4। इस इक्वेशन में बिठा दो, इस इक्वेशन में बिठा दो सर। डेल टीबी इक्वल टू आई का वैल्यू आ गया आपका 3.4 इंटू केबी का वैल्यू कितना है भाई साहब 0.52 इंटू मोलालिटी कितना है 1 कितना आ गया 1। अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेटर की मदद लेंगे। आप लोग कैलकुलेटर की मदद मत लेना, ठीक है? हम टाइम सेव कर रहे हैं सर। क्या है सर 3.4 इंटू 0.52 क्या रहा 1.768 ये आ गया डेल टीबी का वैल्यू। हमने डेल टीबी तो नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल टीबी का मतलब क्या होता है सर? डेल टीबी का मतलब होता है सर, मतलब होता है टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू आपका डेल टीबी मतलब 1.768 ये होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर। अब सल्यूट मिलने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है टीबी इक्वल टू टी नॉट बी कितना होता है भाई बताओ तो? कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, 100 डिग्री। तो उसको केल्विन में लेंगे तो क्या आएगा बताओ? तो केल्विन में लेंगे तो क्या आएगा? केल्विन में लेने से आएगा 100 डिग्री मतलब 1 डिग्री मतलब 273 केल्विन, 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन। 373 प्लस 1.768 तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 374.768। ऐसा आंसर है क्या? 374.76 यस यस ये वाला आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारा कुछ पूछ लिया आपका, वेंटर फैक्टर पूछ लिया आपका, कैसे टूटता है ये सब चीजें, एन का वैल्यू निकालना पूछ लिया भाई। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको स्टार लगाओ, मेरे तरफ से एक स्टार लगाओ। सुंदर, एक नहीं बेटा 2 नहीं 3 लगाएंगे, ठीक है? 3 अच्छा नहीं लग रहा है सर, 4 लगाते, चलो 5 लगा देते, 5 स्टार, ठीक है? अच्छा लगा क्वेश्चन मेरे को, ठीक है? सारा कुछ चीज़ें इसमें से पूछ लिया, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ लिया बेटा। ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि आपने सल्यूट चेंज करने के बाद, सल्यूट ऐड करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, वो चेंज जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको बोलते उसको बोलते क्या टीबी। और टीबी बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो टीबी जो होता है वो टी नॉट बी से ज़्यादा होता है, टीबी जो होता है वो टी नॉट बी से ज़्यादा होता है, इसलिए टी नॉट बी तो बॉइलिंग पॉइंट। बेटा वाटर बोला है कि नहीं, कहीं पे वाटर बोला है कि नहीं? एक्वास सोल्यूशन मतलब वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा 100, कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री को हम क्या बोलते हैं बेटा 373। बात समझ में आ गया? वही मैंने कितना स्टेप तोड़ तोड़ के किया बेटा। ये सोल्यूशन देखने के बाद भी किसी को समझ में आ जाएगा कि मास्टर क्या बोलना चाहता है। हाँ देखो आंसर हो गया। अब बोला देखो इसको करो कुछ ठीक से भाई।
इसको आप लोग करोगे। कुछ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले ये ग्लूकोज है, ये आइडियल वाला कंडीशन से आ रहा है, तो ये तो टूटे, कुछ नहीं होगा सर। आई का वैल्यू आई का वैल्यू क्या होगा 1, कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, आई का वैल्यू 1, ये हो गया आई का वैल्यू 1। बट NaCl किस में टूट रहा है सर, Na प्लस Cl माइनस किस, तो क्या हो रहा है सर, 2 हो रहा है। आई का वैल्यू कितना हो रहा है सर, आई का वैल्यू 2 हो रहा है। तो ये किस में टूटेगा सर, Mg2 प्लस 2 Cl माइनस, तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या आ रहा है सर, 3 ना, 2 प्लस 1 3। यहाँ से AlNO3 माइनस कैसे टूट रहा है सर, Al3 प्लस 3 सर NO3 माइनस, क्या हो रहा है इसमें 2 और 1 और 3 कितना हो रहा है, आई का वैल्यू कितना हो रहा है 4, आई का वैल्यू 4। ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सबका आई का वैल्यू भाई साहब डेल टीबी इक्वल टू आई इंटू केवी इंटू मोलालिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो इसका आई वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका अगर आई वैल्यू, किसका आई वैल्यू नहीं, इसका नहीं भाई, इसका नहीं बेटा, इसका आई वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं, आई का वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 0.1 मोलर BaNO3 सोल्यूशन हैज वेंटर फैक्टर इतना। ओ भाई साहब क्या दे दिया, आई वेंटर फैक्टर का वैल्यू ये दे दिया 2.74। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो क्या पहले इसको देख लो BaNO3 ट्वाइस, तो क्या होगा फिर Ba2 प्लस 2 NO3 माइनस, तो इसमें इसके n का वैल्यू क्या आ रहा है 2 और 1 3, n का वैल्यू कितना आ रहा है 2 + 1 3, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे सर, I इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 2.74, 1 प्लस n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू सर, n का वैल्यू, अरे भाई 2 + 1 3 होता है, n का वैल्यू 3 - 1, अल्फा का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, क्योंकि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो क्या होगा 2.74 इक्वल टू 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा। यहाँ पे 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो 1.74। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से अल्फा का वैल्यू लिखोगे 1.74 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या आएगा 0.87। तो अल्फा का वैल्यू आया 0.87, ठीक है, देख लो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, शायद नहीं हो सकता, बहुत आराम से किया भाई, क्या दिक्कत हो सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, क्या ही ज्ञान कर दिया भाई, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो 0.87 का मतलब होता है क्वेश्चन में जो बोला 87%, मैंने बताया था 90 मतलब 0.9, 70 मतलब 0.7, ठीक है। अब बोला कि 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अननोन इलेक्ट्रोलाइट नहीं मालूम हमें, तो उसका अल्फा भी नहीं मालूम होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट अननोन है तो उसका अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी मालूम नहीं होगा। इस डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट वाटर बाई 0.124, मतलब यहाँ पे डेल टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.24 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द वेंटर फैक्टर एंड, तो आपको बेटा सबसे पहले आई को कैलकुलेट करना है एंड डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट, फॉर्मूला AlCl3, मतलब आपको अल्फा भी निकालना है, माई गुडनेस, हाँ अल्फा भी निकालना है। और आई का पहले केस में हम ये कर देते हैं, आई है तो अल्फा निकल जाता है, अल्फा है तो आई निकल जाता है, दोनों ही निकालने के लिए बोला, कोई बात नहीं, हम टैलेंटेड है, ठीक है। AlCl3 है, इसको कैसे टूटेगा बताओ, Al3 प्लस 3Cl माइनस, तो यहाँ से पता चला 3 + 1, n का वैल्यू भाई 4 ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मालूम है, इतना हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। हमें मालूम है डेल टीबी, हमें क्या मालूम है, डेल टीबी इक्वल टू सर KF इंटू मोलालिटी और आगे छोटू सा आई,
डेल टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.24। यहाँ से आई का वैल्यू हमें नहीं मालूम, के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू मोलालिटी 0.2 इंटू इंटू 0.2। क्या होगा, यहाँ से क्या आ रहा है, आई का वैल्यू आ रहा है 1.24 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.2। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कैलकू की मदद थोड़ा ले लेते हैं आपके टाइम सेविंग के लिए बेटा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन का वो नहीं चल रहा, जज मत करना सर, कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन का कंपटीशन नहीं चल रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.86, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 0.2, क्या रहा है आपका 3.33। ठीक है, क्या रहा है आपका 3.33। ये आपका क्या आ गया भाई, का वैल्यू आ गया, तो आई का वैल्यू 3.33 है। अब अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आई का वैल्यू क्या आ गया 3.33, क्या आ गया भाई 3.33 इक्वल टू 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 4 माइनस 1 इंटू अल्फा। ये इधर जाएगा तो क्या होगा भाई 2.33, 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू अल्फा मतलब 3 अल्फा। क्या होगा अल्फा इक्वल टू क्या होगा 2.33 बाई 3। ठीक है, अब इसको काटोगे, थोड़ा कैलकू का मदद ले लेता हूँ, क्या होगा बताओ 2.33 डिवाइडेड बाई 3 क्या रहा 0.776। तो क्या आएगा अल्फा का वैल्यू 0.776, या ऐसा भी बोल सकते हो सर 77.6%। अगर ऐसा बोलोगे तो अल्फा का वैल्यू यही भी आता है 0.77। ठीक है, बोलो भाई लोग, समझ में आया कि नहीं? भाई लोग नहीं, बहन लोग भी है यहाँ पे। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया भाई, बहुत सिंपल किया, मैं बहुत सिंपल किया बेटा। डेल टी एफ इक्वल टू 1.24 के आई का वैल्यू निकालने के लिए बोला, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोला। हमने पता है कि एल सी एल थ्री कैसे टूटेगा, वो भी मैंने बता दिया सर, एल थ्री प्लस 3cl माइनस एन का वैल्यू 3 + 1 4 आ गया। डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी पता है, यहाँ से हमने आई का वैल्यू कैलकू की मदद से हमने कैलकुलेशन कर लिया। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला में बिठाया सर, आई का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। 3.33 इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू अल्फा। ये क्या होगा 2.33 इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ गया, तो अल्फा का वैल्यू इतना मतलब इतना %। तो ये जो वेंटर फैक्टर वाली चीज़ है जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, वो जल्दी जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर मतलब टॉपिक है नहीं बेटा। ठीक है, तो उसको मैं जितना हो सके अपने देसी भाषा में इसको पूरा आपको सामने मतलब मैंने लाया। तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, अलग अलग प्रकार के हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग उसको बहुत प्रैक्टिस करोगे एंड आपका क्वेश्चन बैंक खोल के कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो आप, नीट PYQ, जेई PYQ, जेई मेन का PYQ, आपका बोर्ड का PYQ, कुछ भी बुक खोल लो, आपको थ्योरी एज वेल एज आपकी क्या बोलते हैं क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मुझे पता है। और मैं एक क्वेश्चन की सीरीज भी लाऊंगा, इसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ, एक साथ 2 प्रेशर नहीं झेला जा सकता। तो पहले 11th और 12th का मैं वो ख़त्म कर लूँगा, क्या बोलते हैं NCERT डीप एनालिसिस सीरीज, फिर मैं क्वेश्चन के लिए सोचूंगा कुछ। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस। तो अगले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का, और साइड बाय साइड क्लास 11 का मोल कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसको अच्छी तरह से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अच्छी मतलब आपको लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ है तो ये जो मिशन है इसको और लोगों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, थैंक यू।